इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्पीज वायरस फैमिली का 5th मेंबर, यह है इप्स्टीन बार वायरस। अब ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। अब इसकी जो यहाँ देखते हैं ये कौन कौन सी डिजीजेस काज करता है। ये है इप्स्टीन बार वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। सेम वही फैमिली चल रही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इन्वेलप्ड वायरस। अब ये इप्स्टीन बार वायरस कौन कौन सी डिजीजेस काज करता है, तो ये वो डिजीजेस हैं जो इप्स्टीन बार वायरस काज करता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, बर्किट लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमास, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा और हेरी सेल ल्यूकोप्लेकिया। इनको हम बारी बारी देखेंगे नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग में। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं इप्स्टीन बार वायरस की। ये स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है टू अदर वायरसेस ऑफ द सेम फैमिली, हर्पीज वायरस फैमिली, एंड एंटीजेनिकली डिफरेंट है ये। इट इज डिफरेंट एंटीजेनिकली। इसकी जो एंटीजन है वो कौन कौन से हैं? एक है वायरल कैप्सिड एंटीजन वीसीए, जो इसको हम यूज करते हैं इन डायग्नोस्टिक टेस्ट में। इसका जो नेचुरल होस्ट है वो है ह्यूमंस, और ये इन्फेक्ट करता है बी लिम्फोसाइट्स को। ये बी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। इसका जो वायरल डीएनए है वो रिजाइड करता है न्यूक्लियस में, इसलिए इट इज नॉट इंटीग्रेटेड टू सेलुलर डीएनए। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। इप्स्टीन बार वायरस की ट्रांसमिशन किस तरह होती है, तो ये होता है इसकी जो ट्रांसमिशन है थ्रू सलाइवा, एक्सचेंज ऑफ सलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग किसिंग। ये इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन जो इसकी ट्रांसमिशन है थ्रू ब्लड वो रेयर है। इट इज रेयरली ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? इसकी इन्फेक्शन कॉज करने की पैथोजेनेसिस है वो ये है। अब यहाँ पर पहले है एक, ये फर्स्ट इन्फेक्ट करता है ओरोफेरिंक्स को। ओरोफेरिंक्स को इन्फेक्ट करने के बाद इन्फेक्शन स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड, और ये जाता है इन्फेक्ट करता है बी लिम्फोसाइट्स को। अब यहाँ पर ये बी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्ट हो गए हैं, तो ये इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट दीज इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स, अगेंस्ट इन्फेक्टेड बी सेल्स। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं फिर ये अपीयर होते हैं टी सेल्स सीन इन ब्लड स्मीयर। यही ब्लड स्मीयर में अपीयर होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब आती है लेटेंसी। लेटेंसी पीरियड के दौरान क्या होता है? इप्स्टीन बार वायरस रिमेन्स लेटेंट इन बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट में लेटेंट रहता है इप्स्टीन बार वायरस। इसकी इम्यूनिटी किस तरह डेवलप होती है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी? तो जो फर्स्ट एंटीबॉडी जो अपेयर होती है वो होती है आईजीएम एंटीबॉडी अगेंस्ट वायरल कैप्सिड एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट जो पहली एंटीबॉडी डेवलप होती है वो होती है आईजीएम। अब जो सेकंड एंटीबॉडी है वो होती है आईजीजी एंटीबॉडी, डेवलप होती है अगेंस्ट वायरल कैप्सिड एंटीजन, और ये परसिस्ट करती है फॉर होल लाइफ। ये होल लाइफ परसिस्ट करती है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इप्स्टीन बार वायरस। एक नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी है वो है हीट्रोफिल एंटीबॉडीज, ये भी अपीयर होती हैं। इप्स्टीन बार वायरस की क्लिनिकल फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्स्टीन बार वायरस अब सबसे जो पहली डिजीज काज करता है ये है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की। पहले होता है फीवर है, सोर थ्रोट, लिम्फेटिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली। फिर होता है एनोरेक्सिया, लिथार्जी, हेपेटाइटिस। ये जो हेपेटाइटिस होता है ये होता है फ्रीक्वेंट, और जो एंसेफेलाइटिस है वो सम पेशेंट्स में एंसेफेलाइटिस भी होता है। अब ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो इप्स्टीन बार वायरस काज करता है ये स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाता है विद इन 2 to 3 वीक्स। अब ये थी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। सेकेंड डिसऑर्डर आता है एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। तो ये क्या है? इसमें ये बहुत फैटल होता है, और ये होता है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये होती है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये एक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ये उन पेशेंट्स में होता है जो एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम होता है, जिन पेशेंट्स को ये उनमें होता है। ये है इन्फेक्शियस प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और ये इसकी जो ट्रीटमेंट है वो होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्योर।
जो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। फिर आता है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी सेल ल्यूकोप्लेकिया क्या है? ये थर्ड डिसऑर्डर है। अब ये क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय whitish non-malignant lesion with irregular hairy surface on the lateral side of the tongue in immunocompromised in AIDS patients। ये most commonly occur होती है in immunocompromised patients, यानी जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं ये उनमें होती है हेरी सेल ल्यूकोप्लेकिया। फोर्थ है PTLD यानी पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ये उन पेशेंट्स में होता है जिनमें होती है ट्रांसप्लांट यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये उन पेशेंट्स में होता है PTLD, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। उनमें तो लिम्फोप्रोलिफरेटिव यानी कि 20 लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होती है। अब ये उन पेशेंट्स में होती है। अब यहाँ पर ये वो पेशेंट्स, इनमें जो मेन काज है वो है इम्यूनोसप्रेशन की। ये जो जिन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेशन भी ड्रग दी जाती हैं। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से उनमें होता है ये PTLD, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। जब ये ड्रग्स रोक दी जाए या इम्यूनोसप्रेशन कम हो जाए फिर ये खुद ब खुद ये सप्रेस हो जाता है। अब आती है लिबॉर्टरी डायग्नोसिस। लिबॉर्टरी डायग्नोसिस इप्स्टीन बार वायरस को डायग्नोज करने के लिए दो अप्रोच हैं। एक है हेमाटोलॉजिक अप्रोच और दूसरी है इम्यूनोलॉजिक अप्रोच यानी सीरोलॉजी। जो हेमाटोलॉजिक अप्रोच है उसमें होती है एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस। यहाँ पर होते हैं एटिपिकल लिम्फ्स अपीयर होते हैं ब्लड में, और ये होते हैं इनलार्ज्ड एक्सपेंडेड न्यूक्लियस, अबंडेंट ऑफन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो वैक्यूलेटेड होता है यानी कि वैक्यूल की फॉर्म में होता है इस तरह। अब एक है सेकेंड अप्रोच है इम्यूनोलॉजिक अप्रोच यानी कि सीरोलॉजी। यहाँ पर भी दो टेस्ट हैं। एक टेस्ट को हम कहते हैं हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट और सेकेंड टेस्ट है इब्स्टीन बार वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। जो है हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, ये होता है यूजफुल इन अर्ली डायग्नोसिस। इसकी अर्ली डायग्नोसिस में यूजफुल होता है और ये 2 वीक्स तक ये यूजफुल है। इसके बाद यहाँ पर ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है, इसलिए इसके अलावा एक और टेस्ट है उसको कहते हैं मोनोस्पॉट टेस्ट। ये होता है स्पेसिफिक भी है, सेंसिटिव भी है और लेस एक्सपेंसिव भी है। इसको यूज़ करते हैं इन डायग्नोस्टिक पर्पज़। अब सेकेंड जो टेस्ट है वो है EBV स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। ये होता है डायग्नोस्टिकली डिफ़िकल्ट केस को डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो एंटीबॉडी अपीयर होती हैं IgM रिस्पांस को डिटेक्ट करते हैं इन अर्ली इलनेस और IgG रिस्पांस को डिटेक्ट करते हैं इन प्रायर इन्फेक्शन। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो सलाइवा में भी वायरस प्रेजेंट है, लेकिन आइसोलेशन फ्रॉम सलाइवा हो सकती है बट इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड नॉट रेडीली अवेलेबल। ये थी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी डायग्नोसिस।